अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ज़काउल्ला, आपका कन्नड़ा टीचर जो SLC यानी 10ನೇ ತರಗತಿ द्वितीय भाषा यानी सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा में व्याकरण में पार्ट 1 जो हमें टेक्स्ट बुक कर रहे थे उसमें का जो है व्याकरण का ये आखिरी पार्ट है, जो कि पार्ट 1 में का जितना व्याकरण आता है, नॉट पार्ट 2 का और एक किताब है उसका व्याकरण अलग से करता हूँ। जो पार्ट 1 का जो व्याकरण है उसका आखिरी सेशन है। जो पार्ट 1 में जितना भी ग्रामर आता है उसको सेपरेट क्लासेस में जो है ग्रामर क्लासेस कंडक्ट करके उसमें आपको डिटेल से समझा रहा हूँ, तो वो गो थ्रू ऑल द क्लासेस। तो उसी तरह से पार्ट 1 के जो ग्रामर पार्ट आता है, सिर्फ व्याकरण पार्ट जो आता है उसमें का ये आखिरी सेशन है। तो उसमें आज हमें करेंगे विभक्ति और प्रत्ययಗಳು को, विभक्ति और प्रत्ययಗಳು। तो विभक्ति मीन्स केस बोलते हैं इसको, या इन्फ्लेक्शन बोलते हैं इंग्लिश में। केस ग्रामर के हिसाब से इसको इन्फ्लेक्शंस या केस इस तरह से बोलते हैं। यानी एक नाउन वर्ड है, एक सेंटेंस में नाउन जैसे उसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, राइट। इनके साथ जो रिश्ता जो इस तरह से वर्ड बनाता है एक दूसरे के साथ, जो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और एक्शन, ये सब तमाम चीज़ें आती हैं एक सेंटेंस में। तो उस तरह से जो वर्ड जो एक दूसरे के साथ जो रिलेशन बनाने के वास्ते यानी रिश्ता बनाने के वास्ते, सेंटेंस को कंप्लीट माने देने के वास्ते कुछ एडिशनल सफिक्स वर्ड यानी उसके आगे, नाउन वर्ड के आगे या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के आगे यानी कर्मा पदा के आगे या पीछे जो आगे जो है हमें कुछ लेटर्स या हरफों को लगाया जाता है एडिशनल से, तो एक कंप्लीट माना दे सके। तो डिटेल में मालूम होता तुम ना क्या कर को, तो उसको बोलते हैं विभक्तिಗಳು। प्रत्ययಗಳು को तो सफिक्स, यानी मैं बताया नाउन वर्ड है उसके आगे जो कुछ एडिशनल जो हुर्फा लगाती तो उसको बोलती प्रत्ययಗಳು। प्रत्यय यानी इंग्लिश में तुम्हें सफिक्सस या सफिक्स कर को एक ईयर लगा लो, तो सफिक्स कहते हैं प्रत्ययಗಳು को। विभक्तिಗಳು को जो है केस या फिर इन्फ्लेक्शन इस तरह से ये आता है। यानी मैं बताया नाउन वर्ड के आगे जो हुर्फा लगाती क्योंकि एक सेंटेंस को माना दे सके प्रॉपरली, सो उसको बोलते हैं विभक्ति प्रत्यय। तो डिटेल में आप जानेंगे क्या ये विभक्ति प्रत्ययಗಳು। तो फर्स्ट दे हैव गिवन वन एग्जाम्पल, एक मिसाल के तौर पे एक सेंटेंस दी। सो आई विल रीड दैट सेंटेंस फर्स्ट। ಭೀಮನು ತನ್ನ ಬಲಗಾಲಿನಿಂದ ಚೆಂಡನ್ನು ಒದೆದನು। तो भीमनु तन्ना बलगालिनिंद ಚೆಂಡನು ಒದೆದನು। सो दिस इज़ वन सेंटेंस, ये एक जुमला है, ಇದೊಂದು वाक्य। भीमा जो है अपने सीधे पैर से बॉल को मारा। भीमनु भीमा तन्ना अपने बलगालिनिंद यानी अपने सीधे पैर से ಚೆಂಡನ್ನು यानी बॉल को मारा, ही हिट द बॉल विथ हिज राइट लेग। बलगालिनिंद ಒದೆದನು। देखो भीमा के बाद डायरेक्ट भीमा एक नाउन, ओके इसके साथ हमें क्या लगी, नू लगी। यहाँ बलगालू मतलब राइट लेग है, इंदा इस तरह के हुर्फा लगे। ಚೆಂಡನ್ನು देखो ಚೆಂಡನ್ನು को भी नू इस तरह से लगी। ಒದೆದನು वद्दा कर को नहीं लिखी, दनु अनु इस तरह सब लगे हैं। तो तुम्हें देख सकती हूँ एक्शन वर्ड के साथ हो या नाउन वर्ड में हो, उसमें कुछ एडिशनल्स हमें लेटर्स सफिक्स लेटर्स यानी उसके आगे कुछ हुर्फा लगी, उस तरह के वर्डों को जो है विभक्ति प्रत्यय बोलती। ओके, तो अब इसी सेंटेंस को आगे यहाँ क्या बता रही, इदे वाक्यವನ್ನು, अगर इसी सेंटेंस को हम कौन से सेंटेंस को, भीमा तन्ना बलगालिनिंद ಚೆಂಡನ್ನು ಒದೆದನು, फॉर दिस सेंटेंस ये वाक्य को, ये सेंटेंस को, ये वाक्य अगर हमें भीमा तानु बलगालू ಚೆಂಡು करको लिख डाले, तो भीमा तानु बलगालू ಚೆಂಡು इस तरह से लिख डाले तो इज इट गिव एनी मीनिंग, क्या है प्रॉपर माना देता है, मीनिंग देता है। तो एक सेंटेंस बनाना तो एक कंप्लीट मीनिंगफुल रहना, और एक दूसरे नाउन वर्ड हो एक्शन वर्ड हो, राइट, यानी एक दूसरे के साथ रिश्ता बनाए जैसा हुर्फा एडिशनल लगाना पड़ता है। तो उस तरह के जो चीज़ें रहना, तो इस तरह से लगाए तो इट्स नॉट गिव एनी प्रॉपर मीनिंग। भीमा तानु आप बलगालू यानी अपना सीधा पैर, ಚೆಂಡು बॉल इस तरह से अलग अलग ही हो गए, एक दूसरे के साथ देयर इज़ नो रिलेशन ही दिख रहा नहीं, या फिर एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी या कंटिन्यूटी नहीं, कुछ भी नहीं बता रहा। डायरेक्टली यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और एक्शन वर्ड डाल को छोड़ डाली। तो ऐसा दिए तो क्या होता है, ಹೀಗೆ तो बोल रही इसी तरह केवल सिर्फ और सिर्फ नाम प्रकृतिಗಳನ್ನೇ नाउन वर्ड्स को, नेमिंग वर्ड्स को, अगर इसी तरह सिर्फ नाउन वर्ड्स को
हेली बोलकर जो है वदेदनु यानी इस तरह नाउन वर्ड बोल डाल को, भीमा तानु बलगालु चेंडू इस तरह से लिख डाल को, नामा प्रकृति का तो नाउन वर्ड्स को इस तरह के नाउन वर्ड्स को मेंशन कर को बोल डाल को हेली, लास्ट में हमें वदेदनु मारे आकर को बोल डाले तो इंदिद्दरे, अगर इस तरह से बोले तो अर्थवागुत्तिरलिल्ल, इट्स नॉट गोइंग टू गिव, वी आर अनएबल टू अंडरस्टैंड। हमने ये समझ में नहीं आता था अगर सिर्फ नाउन वर्ड्स को ऐसे डाल को वदेदनु डालते तो नामा प्रकृति का तो दैट्स ओनली दैट नाउन वर्ड्स, नाम बताने वाले वर्डों को इस तरह के वर्डों डाल को एक एक्शन वर्ड वदेदनु करके डाले तो इट्स नॉट गिव एनी प्रॉपर मीनिंग, और हमने अंडरस्टैंड नहीं होता, समझ में नहीं आता था क्या बोलना चाह रही है सेंटेंस में, क्या है क्या नहीं कर को, दैट्स व्हाट दे वर सेइंग। तो अब कंटिन्यूटी क्या बोल रही, भीमा कामा तानु बलगालु चेंडू अलग अलग वर्ड्स हैं, इन नाल्कू ये चारों जो हैं, ये चार भीमा तानु बलगालु चेंडू इसी सेंटेंस को लेकर उन्होंने डिटेल से बता रही हैं। एक मिसाल के तौर से उठा ले को, सिर्फ हमें भीमा तानु बलगालु चेंडू लिख डालते तो नाउन वर्ड्स हम ना माना समझ में नहीं आता था। और आगे बोल रही है चार जो है ಪ್ರಕೃತಿಗಳಿಗೆ नाउन वर्ड्स को परस्पर आपस में इन बिटवीन वाक्यದಲ್ಲಿ सेंटेंस में या जुमले में ಒಂದು संबंधविದೆ, एक रिश्ता होता है। ये चार नाउन वर्ड्स के आपस में जो है एक रिलेशन दिखाना, एक दूसरे को कनेक्टिविटी दिखाना, एक दूसरे को जो है रिश्ता बताते हुए कंटिन्यू बताना, इस तरह से सेंटेंस रहता है राइट। ಈ ಸಂಬಂಧವನ್ನು इस तरह के जो रिश्ते को इस तरह रिलेशन को बिटवीन द वर्ड्स विभक्ति प्रत्ययಗಳು उनको जो है इन्फ्लेक्शन सफिक्स वर्ड्स जो हैं यानी विभक्ति प्रत्यय के जो वर्ड्स हैं ये उंटू ಮಾಡುತ್ತವೆ, ये जो है विभक्ति प्रत्यय के जो हुर्फा हमें लगाती सफिक्स में कुछ नाउन वर्ड्स के बाद ये जो है ये क्रिएट करती, ये विभक्ति प्रत्यय डाले तो हम ना एक कंप्लीट मीनिंग देता सेंटेंस को। जैसे मैं बोलिया अनु अन्नु यहाँ इंदा नु ये सब डाली नहीं, ये सभी सफिक्स विभक्ति प्रत्यय ये डाले तो हमें क्या होता है कंप्लीट मीनिंग देता, और एक दूसरे के साथ एक नेमिंग वर्ड्स के साथ या नाम प्रकृति के साथ आपस में जो है रिश्ता रिलेशन कंटिन्यूटी को दिखाता है। सो ಈ ರೀತಿ इस तरह से नाम प्रकृतिಗಳಿಗೆ इस तरह से जो नेमिंग वर्ड्स या नाउन वर्ड्स को ಸೇರುವ यानी इसमें आने वाले प्रत्ययಗಳನ್ನು प्रत्यय वाले हुर्फों को जो बोले हमें यहाँ राउंड ऑफ करके बता नु इंदा अनु इस तरह के जो सफिक्स में लगा को नाउन वर्ड्स के आगे लगा को जो है एडिशनल हुर्फा जो बताया जाता उनको बोलती विभक्ति प्रत्ययಗಳು, उनको कहते हैं विभक्ति प्रत्ययಗಳು। ये डेफिनेशन एन्नुत्तारे कहते हैं उनको विभक्ति प्रत्ययಗಳು। तो तुमने डेफिनेशन क्या पूछते नहीं, जस्ट यू अंडरस्टैंड विभक्ति प्रत्यय का तो क्या यानी नेमिंग वर्ड्स के साथ उसके आगे कुछ हुर्फा लगाती जो कि वो एक सेंटेंस में आपस में रिश्ता बनाए रखे और एक दूसरे को क्या बोलना चाह रही हम ना प्रॉपर मीनिंग समझ में आए, और रिलेशंस को कंटिन्यूटी जो उसमें वो सेंटेंस की कंटिन्यूटी को बताते हुए एक कंप्लीट माना देता हो, उस तरह के कुछ एडिशनल वर्ड लेटर्स हुर्फा जो है हमें सफिक्स में यानी उसके नाउन वर्ड्स के नेमिंग वर्ड्स के आगे जो लगाती तो उनको कहती विभक्ति प्रत्यय। सिंपल। अभी मोटा बोलना है तो देखो ये भीमा है अनु इंदा नु, इनको जो लगाती इस तरह के हुर्फा नु अनु इंदा तो इनको बोलते हैं विभक्ति प्रत्यय। बस दैट्स यू अंडरस्टैंड। तुमने क्या भी डेफिनेशन लिखो कर क्या देते नहीं, विभक्ति प्रत्यय अगर तो क्या कर को तुमने एक आइडिया मालूम होगा। नाउ यू हैव अंडरस्टैंड व्हाट इज विभक्ति एंड प्रत्यय कर तो क्या। तो अब आगे अब विभक्ति प्रत्यय में आगे बता रही नामपदವು यानी नेमिंग वर्ड या फिर नाउन नामपदವು क्रियापदದೊಂದಿಗೆ यानी एक्शन वर्ड्स के साथ, नाउन वर्ड जो है एक्शन वर्ड यानी वर्ब के साथ, एक्शन वर्ड और वर्ब बोलती नहीं इंग्लिश में, जो काम कर रहा है अगर को बताता नहीं उस तरह का रवा वर्ड जो है नाउन वर्ड यानी नाम को बताने वाले रवा, और जो है काम कर रहा है इस तरह से कुछ हो रहा है वर्क हो रहा है या एक्शन हो रहा है बताने वाले रवाओं के साथ जो रहने वाला ಹೊಂದಿರುವ रहने वाला संबंधವನ್ನು रिलेशंस को यानी रिश्ते को ತಿಳಿಸುವ यानी बताने वाले कर्तृ का तो यहाँ सब्जेक्ट, कर्मा का तो ऑब्जेक्ट, करणा का तो वो अमांग दो जने जो है रिलेशन रिश्ते को करणा बोलती हैं रिलेशन।
ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು इन सबको जो है और भी कुछ अलग जो वर्ड्स इन तमाम को मिला को क्या बोलती, कारकार्था बोलती उनको, यानी रिश्ते बताने वाले या फिर माना बताने वाले हुर्फा। अर्थागत तो एक माना बताता है, कारकार्था एक रिश्ता बताता है, कर को वो बताती है, ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ कर को बोलते हैं। यानी एक सेंटेंस में देखिए तुमने क्या क्या रहता है, तो कर्तृ रहता है, कर्मा करना रहता है, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रहता है, और उनका आपस में जो रिलेशन बताने वाले हुर्फा भी लगे रहती हैं और भी कुछ अलग भी लगे, उन तमाम को मिला को कन्नड़ा में बोलती कारकार्था। कारकार्था किसे बोलती हैं, घर को विभक्ति प्रत्यय में कारकार्था किसे बोलती हैं। अंदर मतलब क्रिया निमित्त यानी एक्शन, यानी काम की वजह से, यानी एक्शन वर्ब की वजह से जो ಮಾಡಿಸುವ यानी करने वाला अथवा ಮಾಡಿಸುವ करने वाला या फिर कराने वाला पदार्थವನ್ನು उन चीज़ों को सूचिಸುವುದೇ कारक। यानी कोई एक्शन हो रहा है, कोई एक सेंटेंस, अब वहाँ पे बोला ಚೆಂಡನ್ನು ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದೆದನು, ಭೀಮನು ಕಾಲಿನಿಂದ ಚೆಂಡನ್ನು ಒದೆದನು, यानी भीमा जो काम कर रहा है, ओके, तो उन्हें कर रहा है या फिर करा रहा है, हो रहा है, इस तरह के जो चीज़ों को बताती नहीं, उसे उनको बताने वाले जो चीज़ को बोलते हैं कारका। यानी आपस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन क्रिएट करते, जो करा रही या कर रहा अगर कोई इस तरह के बताती, उनको बोलती कारका। तो विभक्तिಗಳು यहाँ क्या बोल रही, विभक्ति यानी केस इन्फेक्शन क्या बोलती वो, तो 7 ಇದ್ದರೂ 7 रहे तो भी कारक कितने रहती हैं, तो 6 कारकಗಳು 6 मात्रा। विभक्ति जो है 7 आती कन्नड़ा में, कारक जो है 6 आती, 6 आती। जैसे कि षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति यानी षष्ठी का जो कॉलम आता है वो प्रत्यय, यानी उसका जो सफिक्स लेटर है आ, षष्ठी में आ करने का एक नाउन वर्ड्स के साथ आ लगाना। जैसे कि रामा, अब यहाँ रामा कह देखो, रामा माँ में क्या है, आ छुपा हुआ है, स्वरा वोवेल्स ढूंढो, माँ में क्या मिलता, आ मिलता। देखो ये हुआ षष्ठी विभक्ति का प्रत्यय। उसी तरह और क्या लिख सकती, भीमा, भीमा का तो माँ में कौन सा साउंड आ रहा है, आ साउंड आ रहा है, आ स्वर जो है आवाज़ आ रहा है, तो आ आया तो उसको बोलती षष्ठी। उसी तरह सोमा, सोमा बोल, सोमा में तुमना माँ का तो आ साउंड आ रहा है, तो आ या तो षष्ठी। षष्ठी विभक्ति प्रत्यय आ, षष्ठी विभक्ति वाला जो प्रत्यय जो उसके यानी रवांग को लगाने वाला जो हुर्फ आता है एक नाउन वर्ड्स के बाद का हुर्फ, उसको कहते हैं आ। ಎಂಬುದು कने का जो है क्रिएगे यानी एक्शन को ನೇರವಾಗಿ डायरेक्टली यानी सीधे तरीके से संबंध यानी जो रिश्ता रखता है या रिलेशन रखता है, ಪಡೆದಿರುವುದರಿಂದ रिश्ता रख लेता है वजह से ಅದನ್ನು उसको कारक ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ। यानी अगर षष्ठी विभक्ति प्रत्यय का क्या है, आकर का जो हुरूफ है, अगर डायरेक्टली उन्हें वर्ड के साथ अगर रिलेशन रख लिया तो संबंध पಡೆದಿರುವುದರಿಂದ, यानी माँ है डायरेक्टली रामा के बाद नहीं है, रामनु रामनिंदा ऐसा नहीं है, वो वर्ड एंड हो रहा वहाँ आ जा रहा हो, यानी नाउन वर्ड हो, नाउन वर्ड है एक, सब नाउन वर्ड, ओके, ये नेमिंग वर्ड रामा भीमा सोमा का, तो क्या बोलना चाह रही तो हाँ बोलो, रामा का तो आषष्ठी का कॉलम में आता है, आषष्ठी विभक्ति में आता है, तो इन्हें रामा कर को बोल रही ना, इस लेटर में क्या हो रहा है, माँ में जो है आ जा रहा है, एक्स्ट्रा सफिक्स क्या भी नहीं लगा रहे, जैसे रामनु रामन इंदा, इंदा कर क्या भी लगा को बोल रही नहीं है, रामा माज में जो है आ करने का आ जा रहा है। इस वजह से डायरेक्टली अगर उसी नेमिंग वर्ड में वो हुर्फ वो कारक अगर रहेगा तो उसे उस तरह के हुर्फों को कारक नहीं बोलते। अंडरस्टैंड। रामना तो कैसा आना, वो रामना एंब षष्ठी विभक्तिಯಿಂದ, अगर रामना देखो माँ के बाद हमें ना लगा है, ना में कौन सा ओएल छपा है, आ, रामा इट्स ए नेम, उसके बाद ना कर को लगा है, तो रामना ಎಂಬ ಷಷ್ಠಿ ವಿಭಕ್ತಿ, यानी इस षष्ठी विभक्ति से ಕೂಡಿದ ಪದದ ಮುಂದೆ आगे जो है ನೇರವಾಗಿ डायरेक्टली जो है क्रियापदವನ್ನು जो है एक एक्शन वर्ड को इरिसलु साध्यविಲ್ಲ, एक एक्शन वर्ड को हमें नहीं रख सकते। जैसा रामना आया, नाम में आ जो है
वोवेल छुपा हुआ है तो उसको षष्ठी विभक्ति के कॉलम में आता है। तो इस तरह से डायरेक्ट आ गया तो हमें वहाँ पे एक्शन वर्ड को रखने नहीं होता। तो इसमें क्या समझना, पूरे डोंट गो फॉर ऑल द डेफिनेशन टू बाय हार्ट और लर्न, जस्ट इतना समझो कारकर्ता का तो क्या करतो, कर्तु कर्मा करना जो है इनके आपस में जो रिलेशंस बताती हैं इस तरह की हुर्फों को बोलती हैं कारका। और कारका में इस तरह से रामना अगर को जब आता है इसके डायरेक्टली हमें एक्शन वर्ड नहीं रख सकते। ये कारकर्ता के बारे में बोल रही हूँ। अब नेक्स्ट मेन तुमने क्या पूछती है तो देखो ये कॉलम याद रखना, तुमने विभक्ति प्रत्ययगणों का कॉलम याद रखना। बस तुम्हें अब भी इसके ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेशन करो। विभक्तिगणों जो कॉलम है यहाँ टेबल एक, तो फर्स्ट क्या दी यहाँ, ये तुमने अच्छे से आना, यू शुड राइट एंड प्रैक्टिस, लिख को आप प्रैक्टिस करो। विभक्तिगणों करको फर्स्ट कॉलम, सेकेंड विभक्ति प्रत्ययगणों, थर्ड कॉलम में कारकार्था, लास्ट में नामपदा। अब ये कहते क्या अगर को बोल डाल तो देखो, तो ये कॉलम में फर्स्ट टेबल में फर्स्ट पॉइंट ये चाहते हैं, इनको अच्छे से याद रख लेना तुम्हें। विभक्तिगणों आता है, उसके बाद विभक्ति प्रत्ययगणों आता है, कारकार्था आता है, बाद में नामपदा आता है। तो विभक्तिगणों का तो मैं ऑलरेडी बोले केस, इंग्लिश में बोलती केस या इन्फ्लेक्शन, इस तरह से ग्रामर का जो हुर्फा नेमिंग वर्ड्स के साथ लगाया जाता है उनको बोलती विभक्ति। अब विभक्ति प्रत्ययगणों का तो उस सफिक्स लगाती नहीं, यानी उस नेमिंग वर्ड के बाद जो लगाती हुर्फा उनको बोलती हैं प्रत्ययगणों को। जैसे यहाँ दिखा कि ऊ अनु इंदा, देखो रामनु, रामनन्नो, रामनिंदा, देखो रामा के बाद में ये सब लगाया। तो सफिक्स यानी कोई से भी नेमिंग वर्ड के बाद लगाए जाने वाले हुर्फ। कारकर्ता का तो अब उनके साथ रिलेशन या रिश्ता जो है क्या रखता है को बताता से। ओके, ऊ कर को आया तो कभी भी उन्हें सब्जेक्ट में आता है, अन्नू कर को आया तो उन्हें कर्मार्था ऑब्जेक्ट में आता है, करणार्था का तो वो इंस्ट्रूमेंट साधना, एक इंस्ट्रूमेंट, कौन सा इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए से हुआ, ओके, तब जो है ये लिखता है कारणार्था। संपादना का तो इन्हें बेनिफिशियरी, किसको तुम्हें देती नहीं उसको बोलती संप्रदाना, बेनिफिशियरी इंग्लिश में बोलती बेनिफिशियरी। ओके, somebody is giving amount 10,000 is giving 10,000, रामा गिविंग 10,000 रुपीज़ टू लक्ष्मण। तो रामा जो है दे रहा, क्या मनी दे रहा, नहीं, मनी इज़ अ इंस्ट्रूमेंट, 10,000 टू हुम रामा इज़ गिविंग टू लक्ष्मण, राइट। लक्ष्मणा बेनिफिशियरी है, किसको मिल रहा उन्हें, तो उसको बोलती है संप्रदाना। बाद में इनको अगलुवी के जो छूट जाता उसको बोलती है अपदाना। संबंध का तो रिलेशन। तो इस तरह से आता है। तो हमें फर्स्ट डायरेक्टली एक एक कॉलम करको ऐसा समझेंगे। तो विभक्तिगणों, विभक्ति प्रत्ययगणों, कारकार्था, नामपदा अगर को आता है तो तुम्हें ये इधर का अच्छे से याद कर लेना। फर्स्ट कॉलम में विभक्तिगणों में क्या क्या आता है, प्रथमा आता है, प्रथमा फर्स्ट, द्वितीया सेकेंड, तृतीया थर्ड, चतुर्थी फोर्थ, पंचमी फिफ्थ, षष्ठी सिक्स्थ, सप्तमी सेवेंथ। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, विभक्ति 7 आती। इतना तुम ना ये करेक्टली याद होना, 1 by 1। इसके बाद ये एच करको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ बोलती नहीं। उसी तरह प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। तो प्रथमा का तो प्रथमा में क्या है, उ, प्रथमा उ। प्रथमा में जब भी आता है उसको आगे सफिक्स क्या लगाना बोले हमें, प्रत्यय का तो सफिक्स का तो। अब रामा है नहीं, रामनु कर को लगाना, ये ऊ लगाए, देखो नू में क्या लगाया हमें, ऊ लगाए। ओके, तो ये ऊ लगाती प्रथमा में आता उन्हें, विभक्ति में प्रथमा कॉलम में आता है और उसमें लगाया जाने वाला सफिक्स लेटर प्रत्यय कौन सा का तो ऊ। तो ये किसको हाईलाइट करता कर तो कर्तृ यानी सब्जेक्ट को हाईलाइट करता है, सब्जेक्ट का जो है माना बताता उन्हें, यानी किस चीज़ से काम हो रहा है, कौन कर रहा है करके बोलती नहीं, दैट इज कॉल्ड कर्तृ अर्था। ये याद रहना तुमना। प्रथमा में कारकर्ता कौन सा करके 1 मार्क्स को पूछ सकती तुमने, ऐसा पूछते ग्रामर में। प्रथमाद कारकर्ता यावुदु, 4 ऑप्शन दिख रही थी। कर्तृ अर्था, प्रथमा का कारकर्ता कर्तृ अर्था यानी सब्जेक्ट का माना देता है। ये प्रथमा में सब्जेक्ट का माना देता जो कि ऊ लगाती
उसको सफिक्स उर्फ ऊ लगाती, जैसा कि रामनु। देखो रामनु काडिगे होदनु, रामनु सब्जेक्ट है यहाँ पे, काडिगे होदनु जंगल को गया, रामनु काडिगे होदनु, रामनु इज द सब्जेक्ट, तो ऊ लगा हमें प्रत्यय में, तो वो कर्तृ अर्थ, कारक अर्थ में कर्तृ अर्थ आता है। सो एग्जाम्पल वर्ड नामपद नेमिंग वर्ड का एग्जाम्पल यहाँ पे मने यू करको दिए, यानी मने को बने, जैसे कि मैं यहाँ रामनु बनाया नहीं, उसी तरह मने यू बनी। देखो मैं मने, तो मने को यू लगाए ना, मने यू, यू में ऊ छुपा है ना, ओवेल साउंड कौन सा आ रहा है, यस ऊ आ रहा है, तो मने यू का तो ये कर्तृ अर्थ आता है और नेमिंग वर्ड मने यू, इस तरह से याद करना। द्वितीय में सफिक्स उर्फ यानी एक नेमिंग वर्ड के बाद जिस तरह प्रथमा में ऊ लगा उसी तरह द्वितीय में नेमिंग वर्ड के बाद अन्नु लगाना, रामनन्नु, तो ये कर्मार्थ यानी ऑब्जेक्ट का जो है मीनिंग बताता है। ये किसका मीनिंग बताता है बच्चों, यस ऑब्जेक्ट का मीनिंग बताता है कर्मार्थ का। तो रामनु काडिगे, काडिगे बोले नहीं यहाँ पे वो कर्मार्थ रहा, समझ में। तो इसी तरह यहाँ पे मनेयन्नु बना की, मनेयन्नु कौन सा भी देन दे तुम ना, तुम्हें बनाने रेडी रहना, मनेयन्नु, तो मने को बाद में यन्नु में अन्नु छुपा हुआ है, तो इसका कार द्वितीय विभक्ति या कारकर्ता यावदू करको तुम ना 1 मार्क्स को पूछ सकते, तब तुम्हें उसे कर्मार्था लिखना। तो इसका एक एग्जाम्पल नेमिंग वर्ड का नामपद का एग्जाम्पल क्या आता है, मनेयन्नु आता है। तो इस तरह से तो 2 समझ में आया तुम ना, प्रथमा ऊ होता है और उसका कारकर्ता कर्तृ अर्थ आता है, ये भी याद रहना। फॉर एग्जाम्पल नेमिंग वर्ड मनेयू, उसी तरह द्वितीय में लिए तो विभक्ति प्रत्यय अन्नु आता है और कारकर्ता जो है कर्मार्थ में आता है, यानी ऑब्जेक्ट को बताता है मनेयन्नु। तुमने ये कॉलम भी मालूम रहना अच्छे से, कारकर्ता कौन सा किसे कौन सा आता है, द्वितीय में कौन सा आता है, प्रथमा में कारकर्ता कौन सा आता है करको पूछती हैं ज़्यादातर एग्जाम में, दे विल मस्ट आस्क। अगेन आई एम सेइंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट कारकर्ता किसे पूछती हैं, तृतीय ये थर्ड में, नेक्स्ट इंदा, यानी वर्ड को देखो सफिक्स हुर्फा क्या लगा रही, मने इंदा, इंदा में ई करके बोल रही है, यहाँ ई साउंड है यहाँ पे, ई में इंदा, ओके। तो इस तरह से सफिक्स हुर्फा इंदा लगाती तो उसका कारक अर्थ आता है करणार्थ, यानी इंस्ट्रूमेंट साधना बोलती। रामनु मनेइंदा काडिगे होदनु, रामा जो है घर से जंगल गया, तो इंस्ट्रूमेंट किस जरिए से गया, रामनु रैलिनिंदा काडिगे होदनु, रामनु रैलिनिंदा कश्मीरಕ್ಕೆ होदनु, तो रैल से रामा जो है कहाँ से किसके ज़रिए से कहाँ जा रहा, तो इंस्ट्रूमेंट उसे बोलती करणार्थ। रामनु ಸೈಕಲ್ನಿಂದ ಮನೆಯಿಂದ शालेगे होदनु, रामनु मनेइंदा शालेगे होदनु, यानी घर से उन्हें स्कूल चले, तो उसको इंस्ट्रूमेंट बता रहा नहीं, उसको बोलती करणार्था। नेक्स्ट चतुर्थी में फोर्थ में आता है, ये लेटर्स आया तो के गे इगे ये लगना, जैसे कि मनेगे, तो ये कारक अर्थ में संप्रदान आता है, यानी कूडुविके, यानी बेनिफिशियरी जिसको जो मिलता है उसको बोलती संप्रदाना, तो मनेगे नेमिंग वर्ड आको ने मनेगे होता है। उसी तरह पंचमी में फिफ्थ में इसका जो है क्या लगाती हैं, तो सफिक्स से पूरा लगाना, देसे इंदा, ये डोंट गेट कंफ्यूज, इंदा खाली इंदा लगाए तो तृतीया, देसे इंदा पूरा लगाना, देखो देसे इंदा, रामना देसे इंदा रामा के वजह से, अवना देसे इंदे उसके वजह से, देसे इंदा कहते उसके वजह से, देसे इंदा पूरा लगाना है। पंचमी में आया तो देसे इंदा, देखो तृतीया में खाली इंदा, इसमें भी इंदा इंदा है, कंफ्यूज कर लेने को, अगर देसे इंदा दिया तो पंचमी में आता है, और उसका कारकर्ता कौन सा आता है, अपदाना में आता है, याद रख लेना। यानी यहाँ देखो एग्जाम्पल देखो, एक नेमिंग वर्ड मने या देसे इंदा, घर की वजह से, मने या देसे इंदा, इस तरह से। नेक्स्ट षष्ठी दिए, षष्ठी में जो सफिक्स यानी आगे लगाने वाला हुर्फ है आ, जैसे कि बोले रामना, मनेया, शालेया, ओके, तो इस तरह से आ, या में क्या छुपा है, आ, मनेया, देखो मनेया घर का, या में क्या है, आ है, तो इस तरह का उर्फ लग गया तो षष्ठी में आता, उसका जो है कारकर्ता होता है संबंध, यानी रिलेशन बताता है, संबंध रिलेशन, तो मनेया इज द नेमिंग वर्ड फॉर द एग्जाम्पल। अब लास्ट क्या है, सप्तमी, सेवेंथ सप्तमी आता है, इसका
जो सफिक्स उर्फ आगे लगाने वाला उर्फ जो है अल्ली लगाना, तो उन्हें कारकर्ता के कॉलम में अधिकरणा आता, उन्हें अधिकरणा को मिलता है। पूछ सकती तुम ना, सप्तमी इधर कारकर्ता डैश, 4 ऑप्शन देख रही थी, इसी में के 4 देख रही थी, कर्तृ कर्मार्था कारणार्था अधिकारणा अगर को दे डाल रहती, तब तुम्हें लिखना अधिकरणा अगर को। तो तुमने ये मालूम है ना, ये अच्छे से याद कर लियो। प्रथमा उ कर्तृअर्थ, द्वितीय अनु कर्मार्थ, तृतीय इंद करणार्थ, चतुर्थी गे के संप्रदान, पंचमी दिशेಯಿಂದ अपदान, षष्ठी आ संबंध, सप्तमी अल्ली अधिकरण। इस तरह से तुमने कंप्लीटली डिटेलली याद रहना, बैठ करो, लिख कर जो है प्रैक्टिस करो, तो तब उसका सेट ऑफ एग्जाम्पल नेमिंग वर्ड आता है मनेयल्ली। तो इस तरह से विभक्ति प्रत्यय यानी जो सफिक्स हुर्फा लगा को जो एक सेंटेंस में जो है कंप्लीट माना बताती, उनको बोलती विभक्ति प्रत्यय। तो ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ तक तुम ना जो है देती। इसके बाद विभक्ति के बाद गादेगळु कर को ही, गादेगळु में इसी में आता है, उसके बारे में थोड़ा देख रही, तो वो भी हमें डिस्कस कर लेंगे। विभक्ति हुआ, उसके बाद अब सो ये पार्ट 1 में लास्ट पार्ट है ग्रामर का। इसके बाद जो भी करती पार्ट 2 में का ग्रामर शुरू होता। सो ये पार्ट 1 का जो है आखिरी ग्रामर सेशन। देखो गादेಗಳ विस्तರಣೆ करको देखो, गादेಗಳು तुमने देती 3 मार्क्स को, यानी प्रोवर्ब्स करको, मुहावरे कहावत, ऐसा कुछ मोटी भाषा में कहावत बोलती, हिंदी में मुहावरा बोलती, इंग्लिश में प्रोवर्ब बोलती, नहीं उसको बोलती गादे। विस्तरणे का तो उनको डिटेल से एक्सपेंड करको लिखना, एक सेंटेंस देती उसका डीप माना डिटेल से हमें लिखने को जाना, दैट इज कॉल्ड विस्तरणे। गादेಗಳ विस्तರಣೆ, प्रोवर्ब को जो है हमें उसे डिस्क्राइब करको लिखना, उसे एक्सप्लेन करते हुए लिखना। यहाँ पे बोल रहे हैं गादे यानी प्रोवर्ब मुहावरा ಎನ್ನುವುದು करने का जो है ಹೇಳಿಕೆಯ यानी स्टेटमेंट के रूप में रूपದಲ್ಲಿ उस रकम से ಬಳಕೆಯಾಗುವ इस्तेमाल होने वाला बात। गादे जो है एक बात के रूप में जो इस्तेमाल होने वाला जो है किस्म है, उसको कहती गादे। अदु वो हलवरा जो गादे जो ही जो मुहावरे हैं, ओके, ये बहुत सारे लोगों का जो उनकी ज़िंदगी में तजुर्बा हासिल करे रहती, हलवरा अनुभवगड़ा, बहुत सारे लोग जो अपनी ज़िंदगी में तजुर्बात एक्सपीरियंस जो रहता है उसका रिलेटेड से ये गादे बनते, प्रोवर्ब या मुहावरे कहावत बनते। सो जैसे कि मातु बात, लोकोक्ति, जाना नुड़ी एक अच्छी बात, चालाकी की बात, लोकोक्ति मात यानी लोगों पूरे ज़माने को ये अप्लाई होने वाली बात, तो इस तरह से भी उसको बोल सकते हैं। ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು, गादे को बहुत सारे लोगों की उनकी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस के साथ उनकी बात और सारे ज़माने लोगों पर जो अप्लाई होने वाली बात और एक अखलाक वाली एक बात जाना नुड़ी कर को भी उसको बोले जा। तो गादे या मातिनल्ली, गादे की जो बात करती उसमें, इस बात में मातिनल्ली ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಇದೆ, एक अखलाक है, एक चीज़ को हमें सीख सकती, गेन्स कर सकती नॉलेज, साथ में नीति है, मॉरल है, नीति दे मॉरल है, नगे चटाकी दे, उसमें कॉमेडी है, फन है, ओके, उसमें मजाक भी है, ಒಳಿತು ಕೆಡುಕುಗಳ, साथ में प्रॉवर में अच्छाई और बुराई, गुड डीड्स और बैड डीड, ಒಳಿತು ಕೆಡುಕುಗಳ, इसका सूक्ष्मते, इसको बहुत ही सूक्ष्म अंदाज से यानी इसको डिटेल से, उसको अंदरूनी से डिटेल से इसको हाईलाइट किया जाता प्रोवर्ब के थ्रू। ಹೀಗಾಗಿ इसीलिए एक फेमस एक सेंटेंस एक बात है गादे के लेकर, वो क्या कहते हो, ವೇದ ಸುಳ್ಳಾದರೆ, ವೇದ ಸುಳ್ಳಾದರೆ ಗಾದೆ ಸುಳ್ಳಾಗೋದು, ಈवन कैन बिकम लाई वेदास बट द प्रोवर्ब गादे नेवर लाइस। यानी वेदा जो है ऋग्वेदा, सामवेदा, अथर्वण वेदा, यजुर्वेदा वेदा, तो सोशल स्टडी में स्टडी करेंगे 4 वेदास आती हैं। इवन दैट वेदास कैन बिकम, उसमें झूठ हो जा सकती हैं, कुछ बातें बताए गए, लेकिन प्रोवर्ब जो है ये लोगों की अपनी तजुर्बा से हासिल की हुई बात रहती हैं और एक अखलाक वाले बात रहती हैं और नसीहत वाले बात, अच्छाई बुराई को बताने वाले, मजाक के अंदाज से बताने वाले चीज़ें भी रहती। तो इसलिए ये मुहावरे यानी गादे, ये प्रोवर्ब जो है कभी झूठ नहीं हो सकते अगर को बता रही। गादे का तो क्या अगर को समझा रहा हूँ स्वामी, गादे का अभी भी मुहावरा कौन सा पॉइंट भी लिया नहीं, वो आगे आता तुमना।
तो गादेगळु, गादे का तो क्या मालूमात कर लियो पहले, और ये कुछ सिमिलर पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ नोट कर लियो। कौन सा भी अगर गादे अनु इस तरह से बरेरी कर को दिए तो ये सिमिलर कुछ 3-4 पॉइंट लिख को बाद में वो मुहावरे के बारे में डिटेल लिखना। सो यू कैन नोट डाउन आल्सो। गादेಗಳು मुहावरे जो हैं जीवनದ जिंदगी के सत्यವನ್ನು यानी सच्चाई को एत्ती हिडियुತ್ತವೆ, उठाकर खड़े करते। गादे प्रॉवर्ब जो है हमारी ज़िंदगी के सच्चाई को जो है उठाकर जो है खड़ाती, इसको बताती। ज्ञान भंडारದಲ್ಲಿ यानी हमारे एक नॉलेज में, हमारे जो सीखे हुए एक इल्म में अवुಗಳ पात्र, उनका जो रोल, उनका किरदार जो है बहुत दೊಡ್ಡದು, बहुत बड़ा होता है। यानी प्रॉवर्ब का जो किरदार जो है बहुत बड़ा होता है हमारी ज़िंदगी में, हमारे जो इल्म हासिल करती हैं उसमें, और साथ में ज़िंदगी के सच्चाई को जो है उठाकर दिखाता है। गादेಗಳಿಗೆ यानी प्रोवर्ब्स को, यानी मुहावरों को काला देशಗಳ मितीला, इसको कोई सा भी वक्त कर को नहीं है, इस दौरान में ये अप्लाई होता, सो ये पहले अप्लाई होता था, अब नहीं, ऐसा नहीं। काला टाइम वक्त का क्या भी उसका ये नहीं है। देशಗಳ और एज मुल्क में ये अप्लाई होता, सो इंडिया में अप्लाई होता, भी दूसरे अमेरिका में नहीं होता, यूके में नहीं होता, या पड़ोसी मुल्कों में नहीं होता, ऐसा नहीं। इट्स नो लिमिटेशन फॉर एनी टाइम और एनी कंट्री। मितीला इनका क्या भी वैसा लिमिटेशन नहीं है, यानी ये खाली इसी जगह चाहिए अप्लाई होता, सो यहाँ चीज़ से इस्तेमाल करते हैं। सो दूसरों को क्या भी ये ज़रूरत नहीं इसके नसीहत के, प्रॉवर्ब के, मुहावरों के करको, ऐसा कुछ नहीं। अब यल्ला ये जो प्रॉवर्ब्स जो हैं ये सभी को यल्ला काला, हर वक्त में, हर दौर में, हर ज़माने में, और देशಗಳಿಗೂ, हर मुल्क को जो है अन्वयवाಗುವ, अप्लाई, इट कैन अप्लाई ऑल टाइम, ऑल कंट्री जो है सत्यಗಳು, तो अप्लाई होने वाली सच्चाइयाँ हैं। प्रॉवर्ब जो मुहावरे हैं हर दौर में, हर मुल्क में जो है अप्लाई होने वाले या फिर इसको इस्तेमाल किए जाने वाले सच्चाई को दर्शाने वाले बात होती हैं प्रॉवर्ब। 1000 पदಗಳಲ್ಲಿ यानी हज़ारों वर्ड्स में ಹೇಳಬಹುದಾದ, हज़ारों वर्ड्स लेकर, बहुत सारे 100 अंक के सेंटेंस लेकर बताने वाले विचारಗಳನ್ನು, उस मैटर को, उस तरह की चीज़ों को, हज़ारों वर्ड्स का इस्तेमाल करके बताने वाले वर्ड्सों को, चीज़ों को ಒಂದು गादे, एक प्रॉवर्ब जो है ಹೇಳುತ್ತದೆ। एक प्रॉवर्ब सिर्फ हज़ारों वर्ड्स इस्तेमाल करके बोलने वाले मैटर्स को न बोल डालती। ಹೀಗಾಗಿ इसलिए गादेಗಳು, प्रॉवर्ब जो है कन्नड़ साहित्यದ, यानी कन्नड़ा के लिटरेचर का अत्यमूल्य, बहुत ही वैल्यूएबल आस्ति यानी प्रॉपर्टी है। इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ कन्नड़ा लिटरेचर, अत्यमूल्य आस्ति एನ್ನಬಹುದು, कह सकते हैं, उसको कह सकते हैं। ಈ ಸಂಪತ್ತನ್ನು, इस वेल्थ को, इस दौलत को उड़िसिकोंडु, इस दौलत को जो है बचाकर, हमें उड़िसिकोंडु, बचाकर जो है बेಳೆಸಿಕೊಂಡು, और इस दौलत को, इस वेल्थ को जो है हमें बचाते हुए और ग्रो कर ले को जाते, बेಳೆಸಿಕೊಂಡು, बचाना भी और आगे बढ़ाते हुए भी ನಾವು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ, हमें जाना है। इस दौलत को जो है हमें बचाना भी है और साथ में आगे भी लेको जाना पड़ता है। यानी कौन सा, ये प्रॉवर्ब, ये कन्नड़ा लिटरेचर का, यानी कन्नड़ा के जो है जो हमने सीखती कंटेंट, उसका जो है बहुत ही कीमती वेल्थ, बहुत ही कीमती दौलत है ये प्रॉवर्ब। कन्नड़ा लिटरेचर में इसकी बहुत बड़ा मायने रखता है अगर को बोल रही। ನಮ್ಮ मातु, हमारी बात जो है, अभी मैं गादे का तो क्या समझा रहा हूँ, सिर्फ गादे को अभी गया नहीं हूँ। ನಮ್ಮ ಮಾತು यानी हमारी बात जो है, ಮತ್ತು ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ, तो हमारी बात और हमारी राइटिंग जो है समयोचितವಾಗಿ, यानी वक्त के बराबर, वक्त के हिसाब से गादे ಬಳಸುವುದರಿಂದ, जब गादे या प्रॉवर्ब हम इस्तेमाल करते, साहित्य सौंदर्य, जो लिटरेचर, जो कन्नड़ा का लिटरेचर है, उसकी ब्यूटी को, उसकी खूबसूरती को ज़्यादा करता है। ಹೆಚ್ಚುವುದಲ್ಲದೆ, ज़्यादा करने के साथ साथ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, और बोलने वाला विषयವನ್ನು, बात को भी जो है मना मुट्टुವಂತೆ, यानी हमारे दिल को लगे जैसा रसवत्तागी, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तौर से, एक बहुत ही अच्छे अंदाज से ಹೇಳಲು, बोलने के लिए ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ये मदद होता है। प्रॉवर्ब करको बोल रहे हैं। और गादेಗಳ संग्रहणे, यानी जो प्रॉवर्ब का जो है जो उनको एक तरफ जमा कर जो है
ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಹವ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. उनको एक तरफ जो है जमा कर पूरे एक तरफ नोट डाउन कर को हमें प्रॉवर्स का लिस्ट बनाए तो एक गुड हॉबी कर को भी बोले जाए. कहाँ कहाँ भी ये प्रॉवर अगर सुनती हमें उसको हमें नोट डाउन कर को एक रहे तो ये भी एक हॉबी जैसा भी हमें हमारी लैंग्वेज को डेवलप कर सकती हैं. गादेಗಳ यानी प्रॉवर्स का अंतरार्थವನ್ನು गादे का या प्रॉवर का जो अंदरूनी माना है उसका डेप्थ मीनिंग है उसको बिडिसी उसको छुड़ा को उसको डिटेल से विवरिसी यानी उसको डिटेल से एक्सप्लेन कर को डिटेल से ಹೇಳುವುದನ್ನು बोलने को प्रॉवर्स के उसके कंप्लीट डेप्थ मीनिंग को अंदरूनी माना उसके एक्सपीरियंस के वर्ड वो गादे एक लाइन में क्या बोलना चाह रहा है पूरा कंप्लीट जो हज़ारों वर्ड्स हज़ारों जुमले में बोलने की बात जो है सिर्फ एक लाइन में बोल रहा है वो चीज़ को जो है हमें उस तरह के प्रॉवर के जो माने को डीप अलग डिटेल से छुड़ा को नीट से जो डिटेल से एक्सप्लेन करती हैं बताती उसको बोलते हैं गादे विस्तरणी. गादे प्रॉवर उसको डिटेल से बताने कुछ चीज़ को बोलते हैं गादे विस्तरणे ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ कहते हैं. ನೀವು तुम्हें गादे विस्तरिಸುವುದನ್ನು तुम्हें जो है ये गादे या प्रॉवर को जो है डिस्क्राइब करना उसको डिटेल से बताना जो है ಕಲಿಯಬೇಕು सीखना है इसलिए तुमने गादे भी रखो इसो. गादेಗಳನ್ನು जब गादे को जो है विस्तरण यानी डिटेल से उसे लिखने को जाती ಮಾಡುವುದರಿಂದ वो गादे को हमें डिटेल से एक्सप्लेन करने को डिस्क्राइब करने को जाने की वजह से ನಮ್ಮ भाषे हमारी जो लैंग्वेज है कन्नड़ लैंग्वेज है वो चिंतने और हमारी थॉट ओपिनियन वो और ಹಾಗೂ ಅನುಭವಗಳು और हमारी एक्सपीरियंस और तजुर्बा जो है इस लैंग्वेज में श्रीमंतವಾಗುತ್ತದೆ रिचनेस बढ़ती है हमारी लैंग्वेज में डेवलपमेंट आती है हमें हमारी सोच लैंग्वेज में हमारा एक्सपीरियंस और उसमें कंटेंट जो है ज़्यादा ग्रोन अप होता है अगर को बोल रही बाय यूजिंग दिस गादे and writing detailedly these proverbs or गादेस कर को. तो गादे ये पार्ट 1 में गादेಗಳು और विस्तरणे का तो क्या कर को बताना चाह रही सो तो इसमें कुछ पॉइंट तुम्हें नोट कर ले को कौन सा भी प्रॉवर्ब गादे दे दे ये सिमिलर पॉइंट लिखो तुम्हें वो डिटेल गादे के बारे में लिखो वो आगे तुम ना ग्रामर क्लास में वो अगले पार्ट वाले बुक में आता हो सभी. तो पार्ट 1 बुक में इतना मालूम कर लो ग्रामर में रिलेटेड देखो ये लास्ट जो कि गादेಗಳು का तो क्या विस्तरण यानी उसको एक्सप्लेन का तो क्या ये चीज़ें मालूम रहना हमने वो एक कॉन्सेप्ट आइडिया हमने मालूम रहना बस. तो हाईलाइटेड पॉइंट क्या इसमें प्रॉवर्स में गादे में तो गादेಗಳ यानी प्रॉवर्स के डिस्क्राइब विस्तरणೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ उसमें देखे जाने वाले अंशಗಳು पॉइंट्स क्या पॉइंट्स क्या बात को जो है हमें गादे में यानी प्रॉवर्स के जो डिटेली बताती हैं डिस्क्राइब करके बताती हैं उसमें हमें देखने वाले पॉइंट्स कौन से उसमें हमें इम्पोर्टेंस देने वाले पॉइंट कौन से जो प्रॉवर्ब में दिया जाता है. प्रॉवर्स को अब तुम्हें डिस्क्राइब करके लिखती हैं उसको विस्तरणे करके लिखती हैं तो उसमें क्या पॉइंट्स को जो है हमें याद रखना. एक ಒಂದು गादेयु गादे जो प्रॉवर्ब जो है वहरा अर्थವನ್ನು पहले जो है उसका बाहरूनी माने को हाईलाइटेड से अंदर गादे प्रॉवर्ब के अंदरूनी माने से पहले मोटा मोटा ऊपर का माना जो है ಹೊರ अर्थವನ್ನು ಮೊದಲು ವಿವರಿಸಬೇಕು उसको हमें एक्सप्लेन करना. ऊपरी से जो मोटा मोटा उन्हें माना क्या बोलना चाह रहा है उसे जो है फर्स्ट एक्सप्लेन कर रहे उसे डिटेल से हमें लिखना. गादे जब भी देती हैं हम ना गादे को कौन सा भी गादे देंगे बाद में क्या करना जब गादे देती कैसा लिखना अगर बोल रही सुनो क्या क्या चीज़ें हमें रिमाइंड जो है दिमाग में रखो रहना जब गादे लिखती हैं हम ना कंप्लीट मार्क्स मिलना. तो एक उसका ऊपर से मोटा मोटा माना समझाना. दूसरा गादे जब भी लिखती गादे या अंतरार्थ यानी उसके अंदरूनी माने डेप्थ मीनिंग क्या बोलना चाह रहा है ಯಾವ ವಿಚಾರಗಳು और किस बातों के ऊपर रिलेटेड संबंधिಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು किस बातों को रिलेटेड जो है उसका माना उसके अंदर छुपा है इसको हमें डिटेल से बताना. पहले ऊपर से मोटा मोटा उसको क्या बोल रहा है बोलना बाद में डेप्थ इसमें क्या छुपा है पॉइंट क्या ज़िंदगी के एक्सपीरियंस बात बताना चाह रहा है क्या नसीहत करना चाह रहा है वो पॉइंट को हमें डिटेल से बता ले जाना. नेक्स्ट पॉइंट क्या गादे प्रॉवर्ब जब भी लिखती ಒಳಗೊಂಡಿರುವ उसके अंदर रहने वाले सत्य और सच्चाई ಹಾಗೂ और मौल्यಗಳನ್ನು और वैल्यूज़ को यानी प्रॉवर्ब्स में जो रहती उसके अंदरूनी जो सच्चाई और वैल्यूज़ को स्पष्टपಡಿಸಬೇಕು क्लियर कट से जो है हमें बताना हाईलाइट करना. उसमें क्या सच्चाई बोल रही क्या वैल्यूज़ मॉरल वैल्यूज़ हम ना देना चाह रही उस थ्रू गादे या प्रॉवर्ब पर्टिकुलर जो प्रॉवर्ब देती वो प्रॉवर्ब का हमें हाईलाइट करके लिखना. नेक्स्ट पॉइंट 4 4
ಗಾದೆಯ यानी प्रोवर्ब का विचारಗಳಿಗೆ और वो जो प्रोवर्ब देख रही थी उन्हें क्या बोलना चाह रहा उस बात के जो है प्री पूरकवागुआ प्री तौर पे उसको जो है इस तरह से उसके कते इल्लवे उसको जो है हमें एक स्टोरी या एक इंसिडेंट को घटनेಗಳನ್ನು उदाहरिಸಬೇಕು यानी एक मिसाल के तौर पे उस जो पर्टिकुलर गादे या प्रॉवर्ब देखो रहती उसके रिलेटेड एक गादे हमें का एक स्टोरी बताना उसमें या फिर एक इंसिडेंट बताना जो कि एक मॉरल वैल्यू भी देती हो सच्चाई पर रोशनी डालती हो उस तरह की एक कहानी का एग्जाम्पल भी देना गादे में तुमने 3 मार्क्स मिलते हैं ऐसे जो कंप्लीटली पूरा चीज़ हाईलाइट कर रहना गादे में। नेक्स्ट गादेयन्नु ये हो गया एक स्टोरी या इंसिडेंट भी शॉर्ट उसमें बता दी गादे में जब भी तुमने गादे लेती डिटेल से लिखना तो ऐसा लिखना अगर बोली से। नेक्स्ट पॉइंट क्या गादेयन्नु इस तरह से भागा जब भी आप गादे को डिस्क्राइब करते हो डिटेली बताते हो तो समान अर्थವನ್ನು ಈಕ್ವಲ್ मीनिंग को उसके ಈಕ್ವಲ್ माना देने वाले ನೀಡುವ देने वाले ಇನ್ನಿತರ और दूसरे भी गादेಗಳನ್ನು प्रोवर्ब्स को जो है ಹೆಸರಿಸಬೇಕು यानी उसी वो गादे अगर उसी तरह के सिमिलैरिटी वाले और कोई से तो प्रोवर्ब भी क्या वो देख लेना उसको अभी हमें हाईलाइट करके उस गादे में जब लिखती और 1-2 गादे उसके साथ एडिशनल जो है जमा को सेंटेंस में लिखना आफ्टर दैट सेइंग द स्टोरी और इंसिडेंट प्रोवर्ब के रिलेटेड बोले बाद उसी सिमिलैरिटी के 1-2 गादे तो ना मालूम रहे तो वो भी लिखना। नेक्स्ट 6th में गादेಯ ಮೂಲಕ प्रोवर्ब जब लिखती हैं उसके थ्रू ನಾವು ಕಲಿಯಬೇಕಾದ हमें जो सीखना है अथवा ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ हमें जो सीखना है या मालूमात करने वाला है नीतिಯನ್ನು उस तरह की जो है वैल्यूज़ को ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ लास्ट में जो है हमें कंक्लूजन स्पष्टपಡಿಸಬೇಕು उसे कंक्लूजन में आपको बताना फाइनली ये गादे से हमें क्या सीख मिलती है ये इससे हमें क्या समझ लेना क्या हमारी ज़िंदगी में बात को अडेप्ट करना थ्रू ये गादे करके लास्ट में हाईलाइटेड 1-2 लाइन में तुम्हें क्लियर से कंक्लूजन में आना है उपसंहारा करको बोलती कन्नड़ा में कंक्लूजन में आपको बताना। तो गादे लिखने के टाइम में इतना पॉइंट्स कभी भी याद रखना एक सेंटेंस देख रही थी एक जुमला उन्होंने ओके गादे का पहले उसका ऊपरी हिस्सा मोटा मोटा माना समझाना बाद में वो गादे में क्या बोलना चाह रहे डेप्थ मीनिंग डिटेल से लिखना और उसमें के जो सच्चाई और वैल्यूज़ को हाईलाइट करना और उसके साथ हमें उसका रिलेटेड एक छोटी सी कहानी की एक छोटी सी इंसिडेंट को मिसाल के तौर पे बताना और साथ में और उसी के सिमिलैरिटी को जो माने रखने वाले कुछ अलग प्रोवर्ब्स को जो भी एडिशनली हमें जमाना लास्ट में ये प्रोवर्ब के थ्रू हमें क्या सीख मिलती है क्या करना हमें ये भी चीज़ जो है बताना। तो यहाँ तक ये पार्ट 1 का कंप्लीट ग्रामर क्लास ಸಪ್ರೇಟ್ बताखूँ तो जो अभ्यास प्रश्नों का ग्रामर आता है उसको एज यूजुअल जो है पार्ट्स उनके लेसन वाइज समझाखूँ और डिटेल का जो ग्रामर आता है व्याकरण क्लास में कंप्लीटली जो पार्ट 1 में जितना भी व्याकरण आता है यहाँ पे जो है लास्ट आता है ये क्लास में ख़त्म होता है। जो भी अब पार्ट 2 का आता है वो नया व्याकरण क्लासेस में आता है।